फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया एंड आई एम वेरी श्योर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने HPCL के एग्ज़ाम की। और HPCL एग्ज़ाम 18 अगस्त को आने वाला है और ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है स्पेशली मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के पास, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स आर ऑल टाइम हाई। एंड HPCL का जो पेपर है सिंपल होता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आपका जो सिलेबस है वो गेट जैसा है, प्लस इंजीनियरिंग सर्विसेज के कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं। और योरपीडिया डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और जो एडिशनल टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से योरपीडिया पे कवर किया गया है। वो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम के जो आपके टॉपिक्स हैं वो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए, और उसमें ये ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आपके अवेलेबल हैं योरपीडिया के ऊपर, रिकॉर्डेड फॉर्म्स में भी हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसका कंटेंट भी अवेलेबल है। इसमें मैं आज जो बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लास्ट ईयर बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में से 85 में से 4 क्वेश्चंस जो थे वो बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में से पूछे गए थे HPCL में। यहाँ से हमें ये भी आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं HPCL में इन नए एडिशनल टॉपिक्स में से, तो आपको थोड़ा सा उसका भी आइडिया होना चाहिए। और हम HPCL के जो पेपर है पिछले साल का, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको थोड़ा उसका आइडिया देंगे भी कि कैसे आप उसको देख सकते हैं, कैसे आप उसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ये क्वेश्चंस हम करेंगे और उनका थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, क्या थ्योरी है उसके अंदर। सो ये HPCL का जो रिटन एग्जाम 2023 में वो था, वही सिलेबस 2024 में भी है। स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। एक टेंडरिंग प्रोसेस से क्वेश्चन था कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, टेंडरिंग प्रोसेस में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल क्या होता है। फ्रेंड्स, आपको बाहर से देख के ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन तो बड़े डिफिकल्ट हैं, तो मैंने कभी टेंडरिंग प्रोसेस पढ़ा नहीं, तो ये सॉल्व कैसे होंगे। लेकिन अगर आप मोटिवेट होकर तैयारी करके अगर HPCL के एग्जाम में चले जाओगे, आपका क्लियर हो जाता है, बिकॉज क्वेश्चन सिंपल होते हैं, डिफिकल्ट नहीं, एलिमिनेट कर सकते हैं आप। चलिए मैं आपको बताता हूँ टेंडरिंग प्रोसेस में व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। टेंडरिंग तो पता होता है, टेंडर दे दिया जाता है, टेंडर निकाला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन टेंडर निकालती है। मान लो हमें कुछ आइडिया नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन टेंडर निकालती है कि भाई साहब जो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये रहा टेंडर, आप अपना बिड लगाओ, आप अपना कोटेशन दो, आप अपना प्रपोजल दो। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, मेरे को प्रपोजल दो, मैंने टेंडर निकाल दिया। समझ आ गया आपको उसका पर्पज क्या है? एक एक करके पढ़ते हैं। टू अनाउंस द प्रोजेक्ट बजट टू पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर, ऑब्वियसली गलत है। आप अपना बजट थोड़ी बताते हो टेंडर में, जो आपके पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो आपका टेंडर पकड़ेगा उसको आप बजट थोड़ी बताते हो, राइट। रिक्वेस्ट अ डिटेल प्रोजेक्ट प्लान फ्रॉम पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर, प्रोजेक्ट प्लान थोड़ी मांगते हो आप उससे, आपने प्रपोजल मांगा है टेंडर के लिए, आप उससे डिटेल प्रोजेक्ट प्लान नहीं मांगते हैं। प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट मांगते हैं। इनवाइट द पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर टू सबमिट द प्रपोजल, ये नाम से ही तुम्हें साफ दिख रहा है कि इसकी जो आंसर चॉइस है वो आपकी सी हो सकती है, बाकी चॉइसेस मैच ही नहीं कर रही हैं। आप इनवाइट करते हो कॉन्ट्रैक्टर को कि अपना प्रपोजल प्रोजेक्ट के लिए सबमिट कर दो। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल साफ लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मींस अपना प्रपोजल सबमिट कर दो जो प्रोजेक्ट हम आपको देना चाहते हैं। फाइनलाइज द कॉन्ट्रैक्ट टर्म, फाइनलाइज थोड़ी हो रही है टर्म्स, अभी फाइनलाइज थोड़ी हो रही है, अभी तो हमने प्रपोजल मंगवाया है। तो फ्रेंड्स, आपका जो HPCL में नए टॉपिक ऐड हुए थे उसके जो क्वेश्चन थे वो बहुत डिफिकल्ट नहीं थे, सिंपल क्वेश्चन थे, कॉमन सेंस बेस्ड थे। करते रहो तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो मैं निकाल सकता हूं। इस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। अब इसका जो डिटेल है थोड़ा सा कि होता क्या है, ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो होता है वो बेसिकली ओपन रिक्वेस्ट होती है, किसी नए प्रोजेक्ट के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए इसको निकालता है। जो प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रोजेक्ट के लिए कुछ प्रपोजल इनवाइट करता है, बिडिंग निकालता है, फिर वो बोलता है कि आप अपने अपने प्रपोजल दे दो, कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है अपने अपने प्रपोजल दे दो, और वो ओपन अप बेसिकली कंपटीशन को ओपन कर देता है और अल्टरनेट प्रपोजल चाहता है। अलग अलग जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको बोलता है कि आप अपना प्रपोजल हमें दे सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर फिर अपना प्रपोजल उनको देते हैं। तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एक बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बिड मंगवाई जाती है क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर से, सो दैट वो आपस में compete कर सकें और बेस्ट बिड हमें मिले। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आजकल प्रेफर करती हैं कि हम रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के थ्रू प्रोजेक्ट को लॉन्च करें। बेसिकली बिड आपकी निकाली जाती है, फाइनेंशियल
जो हेल्थ है कंपनी की वो देखी जाती है, जो बिडर की एबिलिटी कैसे वो प्रोजेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता वो देखा जाता है। तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एक बेसिकली प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट होती है जो पब्लिकली की जाती है और कॉन्ट्रैक्टर को बोला जाता है कि आप कंपीट करो, ओपनली कंपीट करो। प्रोजेक्ट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये बताया जाता है और फिर कॉन्ट्रैक्टर उसमें अप्लाई करता है और उसमें जो बेस्ट बिड लगेगी, जो बेस्ट हमें लगेगा कि जिसने बहुत अच्छा प्रपोजल दिया है, उसको हम इनवाइट कर लेते हैं। गवर्नमेंट में नॉर्मली L1 जिसकी लोएस्ट बिड होती है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन प्राइवेट के अंदर और भी बहुत से फैक्टर देखे जाते हैं कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपने किस तरीके से बिड लगाई है, वो चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल उन कॉन्ट्रैक्टर से मंगवाया जाता है जो compete करें आपस में, जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी करें। हम अपनी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट देते हैं और उसके बाद प्रोजेक्ट उसको दिया जाता है जो बेस्ट compete करेगा। तो ये होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो आपने देखा कि एज सच कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन उसमें से था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इंपैक्ट डज इफेक्टिव साइट मैनेजमेंट हैव ऑन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्टिविटी। अगर हम एक इफेक्टिव साइट मैनेजमेंट करते हैं तो कंस्ट्रक्शन प्रोडक्टिविटी पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। चॉइसेस पढ़ो। अब इसमें मैंने अगेन, अगर मान लो हमें कुछ नहीं पता कि क्या होता है साइट मैनेजमेंट, क्या होता है, सपोज हमें नहीं पता। वैसे तो साइट मैनेजमेंट मीन्स साइट चूज करना, कैसी साइट पे बनाएं और उस पर मैनेज करना। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्शन प्रोडक्टिविटी मीन्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ काम है। और हम अगर इफेक्टिवली साइट को मैनेज करें तो उसका क्या इंपैक्ट होगा कंस्ट्रक्शन प्रोडक्टिविटी के ऊपर। इससे पहले कि मैं आंसर बताऊं, मेरे को ये बताओ कि अगर आप इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हो किसी चीज को तो इफेक्ट जो होगा, जो इंपैक्ट होगा, वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। दोबारा सुनो क्वेश्चन ध्यान से कि अगर हम किसी चीज को इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं, साइट मैनेजमेंट को मैं इफेक्टिवली मैनेज कर रहा हूं, तो उसका इंपैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। नो, आंसर इज इंपैक्ट पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब वो इंक्रीज करना चाहिए प्रोडक्टिविटी, डिक्रीज तो वैसे नहीं कर सकता, रिड्यूस वैसे नहीं कर सकता, नो इंपैक्ट क्यों होगा। आप इन तीनों को एलिमिनेट कर सकते हो ये देख के कि इंपैक्ट तो आएगा, कुछ ना कुछ तो इंपैक्ट आएगा। तो अगर इफेक्टिव हो रहा है तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी। तो आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो जिनको लगता है कि साहब क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा, लेकिन एचपीसीएल का पेपर जो है गेट के पेपर से अलग है, बिकॉज एचपीसीएल के पेपर में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके कॉमन सेंस बेस्ड हैं, एलिमिनेशन के बेस पे तुम एलिमिनेट कर सकते हो। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनको आप आराम से बेसिकली आंसर कर सकते हो। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं एंड देन यू शुड नो दैट। सो यस, इफेक्टिव साइट मैनेजमेंट मींस इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ओके, तो अब इसका आंसर पढ़ लेते हैं। इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजमेंट होता क्या है। इफेक्टिव साइट कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजमेंट एक इसेंशियल चीज है जो बेसिकली कम्प्लेक्सिटीज जो हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत कम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, उसके अंदर बहुत से डायनेमिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे सेफ्टी है, साइट डायनेमिक्स है, पॉजिटिव वर्क कल्चर है, प्लानिंग है, बहुत सी चीज़ें हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। उनको इफेक्टिवली चलाने के लिए हमें साइट मैनेजमेंट करना पड़ता है। और कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ आती है। कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजमेंट के अंदर प्रोजेक्ट प्लानिंग आती है, आपका टाइम मैनेजमेंट आता है, कॉस्ट मैनेजमेंट आता है, साइट सेफ्टी मैनेजमेंट आता है, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी आता है, सेफ्टी आता है, टाइम आता है, प्लानिंग आता है, ये सारा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर आता है। और अगर आप इसको इफेक्टिवली करोगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपका, ये कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और ये जो आपके नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री के टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, ये कॉमन सेंस बेस्ड टॉपिक्स होते हैं, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट की कॉमन सेंस सब्जेक्ट को पढ़ के आती है। ऐसा नहीं होता कि साहब आपको कुछ भी नहीं पता, आपको प्रोजेक्ट का भी नहीं पता, तो आपको उस सब्जेक्ट की कॉमन सेंस आ जाएगी। तो जब आप एचपीसीएल के पेपर देने बैठें तो इस चीज़ का जरूर आप ख्याल रखें, इस चीज़ को जरूर फोकस करें कि आपको चीज़ों का आइडिया हो और कॉमन सेंस को अपने रखना उस दिन एग्जाम में, सो दैट आप आंसर लगा सकें। Now, what is construction site management? It means to oversee, to coordinate, to control different aspects of construction project, right? So that within particular time, within particular budget, you are in position to manage it. It involves managing the resource. And what kind of resource do you have? Manpower, money, material, machine, equipment, MMMM.
Resources are M. Money, manpower, machine, material, these all are resources. Manpower, material, machine, money, all these are the resources. Plus safety regulatory standards, coordinating things, these all are part of it. So effective construction site management requires strong leadership, communication, problem solving skills to handle the complexities and challenges, right? So this is all about effective construction site management. So what is construction site management? You should be aware about that. Okay. Now construction planning mein, what is the purpose of Gantt chart? Now see the answer choices. What is Gantt chart? Again, you can eliminate detail, architect, design, no, budget for different phase of construction idea. You will be in position to tell, okay, this is what the Gantt chart is. I mean, it is related to project scheduling. Environment cannot be there. I mean, environment aspect is a very small part of that. Architect, environment. So whatever answer choice is very parochial. बहुत ही narrow अगर choice है कोई, वो गलत होती है. So what is Gantt chart? It's a graphical depiction of project schedule. उसका scheduling दिखाता है. And visualization है, which helps you to schedule, manage and monitor the task. It is the bar chart showing the task in progress. There. And project management में most widely used chart it is. The chart. So as you can see, different activities, their starting point, their finish time. Okay, so vision and strategy will start in April. By March, I think this should be March, this should be April. So market research will start in March, it will end in July. So plan marketing strategy will start here, it will end here. So these are some of the, this is the typical example of Gantt chart. It is the schedule chart where starting and end point is given. तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमें अलग अलग चार्ट भी करने हैं और उसको चार्ट का एक पूरे का पूरा वीडियोस हमारे यूरोपीडिया पे पड़े हुए हैं, आप उनको गो थ्रू करें. ओके, सो व्हाट इज 5S मेथोडोलॉजी इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? द मेन पर्पस इज ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, वी शुड नॉट हैव मिस्टेक्स, वी शुड नॉट बेसिकली रिड्यूस द आउटपुट. सो 5S मेथोडोलॉजी में focus is on increasing the efficiency by organizing the workspace, maintaining the cleanliness, standardization, reducing the waste. So अगर हम वर्क प्लेस को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करें, if the workplace in which I am working I start utilizing it very nicely, putting everything in order, in place, maintaining the cleanliness and arranging everything properly, then my productivity can get enhanced. That is what 5S is. Procedure should be standardized procedure. If I have a standard procedure, standard operating procedure, mistakes will not be there. So when you know that this is what I am to do, you have made everything systematic. Operation is made systematic. Standards are made there. Cleanliness is maintained. Systematic order is made. It is like that if you keep your books in a shabby way, every time you will waste time in finding the book. But if you kept all the books in a very systematic way, thermal science books this side, manufacturing books this side, design books this side, your wastage will be less, time wastage will be less. So keeping those things in order so that overall my efficiency and output increases. So 5S stand here for sorting, setting in order, shine, standardize, sustain. These are the 5S. And what is the purpose of that? Like sorting is, don't keep unnecessary items, only keep things which you want. Only keep those books which are important for you on the table. Set in order means everything should be have designated place. All thermal science books this side, design this side. Shine means cleanliness, housekeeping. That is also having its own meaning. It should not be shabby. Standardize means you should have well defined procedure. Sustain means maintain these things over the time. So 5S means sort, set in, shine, standardize, sustain. These are the 5S. Now conducting these 5S, implementing these 5S, there will be continuous improvement and high 5S standard can be maintained. The 6th S can be safety. 6th S is the safety actually.
and it ensures the workplace should be safe. And if the workplace is safe, then obviously the employees will be feeling motivated, their morale will be high, and they will be better performer. These are the 5 S. So as you have seen, if you keep these 5 S in your organization, then obviously the output will increase, and that is our main purpose. The main purpose is to improve the workplace organization and efficiency. Organization, keeping things in order, clean, well standard way, so that my efficiency increases, my wastage is minimum, and continuously I keep on improving it and sustaining it. That is what the 5S is all about. So friends, you have seen that HPCL project management, 4 questions were asked, and these 4 questions were simple, not difficult. Even this answer can be answered on the basis of your common sense if you have gone through this, but some idea about the topic should be there. तो जो हमारा HPCL का मॉड्यूल है जिसके अंदर ये टॉपिक्स, इनोवेटिव टॉपिक्स, सारे न्यू टॉपिक्स वी आर सॉल्विंग, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि दिस इज़ हाउ वी हैव टू बेसिकली गो फॉर दिस टॉपिक्स. एंड मेरे को लगता है HPCL सिंपल एग्जाम है. यू जस्ट गो थ्रू विद द योरपीडिया, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल डू रियली गुड इन योर एग्जाम. थैंक यू.